हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 18 देखेंगे। ऑल राइट। सो लेक्चर नंबर 17 में हमने जीडीपी देखा था। हमने समझा था कि किसी भी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। साथ ही साथ हमने समझा था कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का क्या मतलब होता है। हमने डेप्रिसिएशन भी देखा था और हमने ये भी देखा था कि व्हेन वी सब्ट्रैक्ट depreciation from GDP it becomes net domestic product, राइट। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे जीएनपी, साथ ही साथ हम देखेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, जीडीपी जीएनपी के बीच रिलेशन और कुछ एनालिसिस भी देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे जीएनपी का डेफिनेशन लिख दिया है। सो जीएनपी मीन्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जैसा कि हमने जीडीपी में पढ़ा था कि किसी भी देश के डोमेस्टिक टेरिटरी में एक साल के अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू जीडीपी होती है। उसी तरह से एक साल के अंदर किसी भी देश के नेशनल्स या नॉर्मल रेजिडेंट किसी भी देश के नेशनल्स या नॉर्मल रेजिडेंट जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू जीएनपी कहलाती है। ठीक है। तो जीडीपी इज द मेजर ऑफ फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। हियर जीएनपी इज द मेजर ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स और नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, राइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नेशनल्स का क्या मतलब है या नॉर्मल रेजिडेंट का क्या मतलब है। देखिए, नेशनल्स तो वो लोग होते हैं जो किसी देश के सिटीजन होते हैं। ठीक है। तो अब हम नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब समझते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट वो लोग होते हैं जो किसी देश के सिटीजन नहीं होते हैं लेकिन वो उसी देश में रहते हैं, वहाँ जॉब करते हैं, इनकम अर्न करते हैं और उस देश में वो कंजम्पशन भी करते हैं। कंजम्पशन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। फॉर एग्जांपल जो भी एनआरआई होते हैं, ऑल राइट, फॉर एग्जांपल जो भी एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं और ये एनआरआई जो अमेरिका में रहते हैं वो उनमें मतलब जो भी एनआरआई अमेरिका में रहते हैं, राइट, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, वो अमेरिका के अगर सिटीजन नहीं हैं लेकिन वो अमेरिका में रह रहे हैं, अमेरिका में जॉब कर रहे हैं, अमेरिका में ही इनकम अर्न कर रहे हैं, वहीं पे वो रह रहे हैं, वहीं पे गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं, साथ ही साथ वो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका को टैक्स भी पे कर रहे हैं, तो वो वहाँ के सिटीजन नहीं है लेकिन जो ये एनआरआईज हैं ये वहाँ के अमेरिका के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे। उसी तरह से जो इंडियंस दुबई में या यूएई में हैं, राइट, या किसी अदर कंट्रीज़ में, वो वहाँ के सिटीजन नहीं है पर वहीं रहते हैं, वहीं जॉब करते हैं, वहाँ पे टैक्स पे करते हैं, वहीं पे गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करते हैं। तो ये सारे एनआरआई उन कंट्रीज़ के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे। ठीक है। उसी तरह से हमारे इंडिया में जो दूसरे देश के सिटीजन रहते हैं तो वो हमारे देश के सिटीजन नहीं हुए, तो फॉरेन कंट्रीज़ के जो भी सिटीजन भारत में रहते हैं, यहाँ पे जॉब करते हैं, यहाँ पे इनकम अर्न करते हैं, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करते हैं, तो वो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे, राइट। सो नॉर्मल रेजिडेंट में क्या आते हैं? नेशनल्स प्लस दोज हु आर नॉट नेशनल्स बट लिविंग इन इंडिया, doing job in India, okay, doing consumption in India, right। अब देखिए कंपनीज, ऑल राइट, जो कंपनीज होती हैं, कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस उस देश की नॉर्मल रेजिडेंट मानी जाएंगी। कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन उस देश की नॉर्मल रेजिडेंट मानी जाएंगी जिस देश से उनके ओनर्स बिलोंग करेंगे।
ठीक है, तो ठीक है, तो किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के जो ओनर्स हैं वो जिस कंट्री से बिलोंग करेंगे, ये कंपनी उस कंट्री की नॉर्मल रेजिडेंट मानी जाएगी। मैं रिपीट करता हूँ, कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन उस देश की नॉर्मल रेजिडेंट मानी जाएगी जिस देश से उस कंपनी के ओनर्स बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई इंडियन कंपनी है जो अमेरिका या दुनिया के किसी भी देश में, ठीक है, ऑपरेट कर रही है। वो वहाँ जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इंडिया के जीएनपी में काउंट होगा, बिकॉज उस कंपनी के ओनर्स इंडियन हैं। और वो सारी कंपनीज जो इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं, जिनके ओनर्स इंडिया के बाहर रहते हैं, ठीक है, जिनके ओनर्स किसी और देश के नेशनल्स हैं या किसी और देश के नॉर्मल रेजिडेंट हैं, वो सारी कंपनी इंडिया के लिए फॉरेन कंपनी मानी जाएंगी, वो इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगी। तो कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन उस देश की नॉर्मल रेजिडेंट मानी जाएगी जिस देश में उस कंपनी के ओनर्स रह रहे होंगे, राइट। तो अब देखिए, अब हम समझते हैं, अब हम एक इलस्ट्रेशन को समझते हैं। तो ये जीएनपी और जीडीपी में हम रिलेशन इजीली इस्टेब्लिश कर लेंगे, राइट। मान लीजिए ये इंडिया, ऑल राइट, ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेट्स टेक a स्क्वायर। ठीक है, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, ओके, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, ओके, लेट मी सेलेक्ट ब्लू। ये अच्छा है, ठीक है। मान लीजिए ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है और ये जो पोर्शन ए है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंडियन नेशनल्स या नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया को। बी जो है ये वो पोर्शन है जो कि नॉन रेजिडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स नॉन रेजिडेंट्स इन इंडिया एंड दिस रिप्रेजेंट्स, लेट मी चेंज द कलर। और जो ए है, ए जो है दिस रिप्रेजेंट्स नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, राइट, नॉर्मल रेजिडेंट्स या नेशनल्स ऑफ इंडिया, राइट। और अब देखिए यहाँ पे एक टर्म है, लेट मी सेलेक्ट ब्लैक, और यहाँ पर ये मान लीजिए जो सी है, दिस सी रिप्रेजेंट्स, ओके, दिस सी रिप्रेजेंट्स दोज कंपनीज, ठीक है। सी रिप्रेजेंट, जो सी है ये उन सारी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसे इंडियन नेशनल्स ओन करते हैं या जिसके ओनर्स इंडिया में रहते हैं। तो ये जो सी है ये क्या हो जाएगी, इंडिया के लिए नॉर्मल रेजिडेंट हो जाएगी, ठीक है। तो सी मतलब वो सारी कंपनीज जो कि दुनिया के किसी भी हिस्से में ऑपरेट कर रही हूँ, ठीक है। सी इज़ ए ग्रुप ऑफ ऑल दोज कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन जिसके ओनर्स इंडियन नेशनल्स हैं, इंडिया में रहते हैं। बी, इंडिया के अंदर वो सारी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो जिसके कि नेशनल, जिसके ओनर किसी और देश के नेशनल या किसी और देश के नॉर्मल रेजिडेंट हैं। तो देखिए, तो अब हम यहाँ पे ये समझते हैं कि जो भी ये जो ग्रुप ऑफ कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन है जो सी है, ये जो भी इनकम अर्न करता है दिस इनकम विल कम टू इंडिया, ठीक है।
इनकम अर्नड बाय सी, इनकम अर्नड बाय सी विल कम इनटू इंडिया, राइट। और ये जो है, जो कि भारत के अंदर वो सारी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन जिनके ओनर्स किसी और देश के नेशनल या नॉर्मल रेजिडेंट हैं, तो इस कंपनी द्वारा जो भी इनकम अर्न होगी उस देश में जाएगी। सो इनकम अर्न बाय बी विल गो आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो सवाल ये आता है कि अगर इनकम अर्न बाय सी इज कमिंग टू इंडिया एंड इनकम अर्न बाय बी विल गो आउटसाइड इंडिया, सो व्हाट इज द नेट इनकम कमिंग टू इंडिया। तो इंडिया में नेट इनकम कितना आ रहा है, सो लेट मी सेलेक्ट दिस। सो नेट इनकम जो इंडिया में आ रहा है वो कितना हो जाएगा, सी माइनस बी। सी माइनस बी इज द नेट इनकम कमिंग टू इंडिया, या इसी को हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, ऑल राइट। अब देखते हैं, अब हम इस इलस्ट्रेशन से जीडीपी और जीएनपी लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जीडीपी को लिखते हैं। अब देखिए जीडीपी क्या होता है, इट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। तो जीडीपी क्या हो जाएगा, ये अगर भारत की, इफ़ दिस होल थिंग A प्लस बी रिप्रेजेंट्स डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, अगर A और B इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में है, तो इन्होंने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है, इसकी जो फाइनल वैल्यू होगी वो इंडिया के जीडीपी में काउंट होगी। ठीक है, सो जीडीपी विल बी A प्लस बी। और अगर हम जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करें, तो आप देखिए इट इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री। तो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट ए के द्वारा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू क्रिएट की गई है, जो इनकम क्रिएट की गई है, ए प्लस जो सी के द्वारा क्रिएट की गई है। सो ए प्लस सी रिप्रेजेंट्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब आप देखिए, मैंने लेक्चर 1 में आपको एक बताया था कि जो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के बराबर होता है। अब ज़रा इसको वेरीफाई करते हैं, लेट्स वेरीफाई इट। ओके, लेट्स वेरीफाई इट। तो इस हिसाब से देखिए, हमारा जो जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीडीपी क्या आया था, ए प्लस बी, राइट। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या आया था, सी माइनस बी। सो इफ यू ऐड सी माइनस बी, दिस प्लस बी माइनस बी विल कैंसिल आउट, सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट विल बी ए प्लस सी। तो आप देखिए कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, ए प्लस सी, राइट। यानी कि जो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के बराबर होता है। अब इस इलस्ट्रेशन से हम ये तो समझ गए कि जीडीपी जीएनपी में क्या रिलेशन होता है और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ आपके दिमाग में आ सकती है कि मैं वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कई बार इनकम भी कह दे रहा हूँ। तो अब हम ये समझते हैं, देखिए मैं इंटरचेंजेबली, यानी जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन्हीं के वैल्यू को कई बार मैं लूज टर्म्स में, इनकम के टर्म्स में बोल दे रहा हूँ,
वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो फैक्टर इनकम होता है, ठीक है, इनकम जो होता है इट कैन ओनली बी अर्न बाय फैक्टर इनपुट, और जो फैक्टर इनपुट इनकम अर्न करते हैं हम उनको फैक्टर इनकम कहते हैं, और फैक्टर इनकम फैक्टर कॉस्ट के बराबर होता है, एंड फैक्टर इनकम इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट विच इज इक्वल टू वैल्यू एडिशन। इसीलिए मैं प्रोडक्शन की वैल्यू को कई बार इनकम कह दे रहा हूँ। अब हम इस बात को समझते हैं कि मैं प्रोडक्शन की जो वैल्यू है उसको इनकम क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। तो हम ये समझते हैं। अब हम देखिए यहाँ पर आप इस बात को समझिए। ओके, अगर किसी भी फैक्ट्री में किसी भी गुड्स, किसी भी कमोडिटी प्रोडक्शन, किसी भी फैक्ट्री में अगर किसी कमोडिटी या किसी सर्विस की प्रोडक्शन हो रही है तो प्रोडक्शन के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होंगी। पहला तो नॉन फैक्टर इनपुट चाहिए, और दूसरा आपको चाहिए फैक्टर इनपुट। बिना इनके प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। ये दोनों ही चीज़ें चाहिए होंगी किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। अब हम फैक्टर इनपुट की अगर हम बात करें, लेट मी सेलेक्ट इट। अगर मैं पहले नॉन फैक्टर इनपुट की बात करूं तो ये क्या होते हैं, इनका एग्जांपल हो जाएगा रॉ मटेरियल्स, ठीक है। तो जो रॉ मटेरियल्स होते हैं ये नॉन फैक्टर इनपुट, और जो फैक्टर इनपुट्स होते हैं, लेट मी सेलेक्ट ब्लू, ओके, इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, ठीक है। और जो फैक्टर इनपुट्स होते हैं ये 4 होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, लैंड, दूसरा होता है आपका लेबर, तीसरा होता है कैपिटल, और चौथा होता है एंटरप्रेन्योर्स, राइट, एंटरप्रेन्योर्स या एंटरप्रेन्योरशिप जो भी कह लें, ठीक है। तो ये 4 होते हैं फैक्टर इनपुट। देखिए लैंड पे जो रिटर्न मिलता है, ठीक है, या जो लैंड पे इनकम होती है उसको हम रेंट कहते हैं, ठीक है। लैंड पे होने वाली इनकम को हम रेंट कहते हैं। लेबर को जो इनकम होती है उसको हम वेजेस या सैलरी कहते हैं, राइट। बैंक को जो इनकम होती है उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं, और जो किसी भी एंटरप्रेन्योर को जो इनकम होती है उसको हम प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, यानी किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर आपको कोई भी कमोडिटी या सर्विस प्रोड्यूस करना है तो आपको ये फैक्टर इनपुट और नॉन फैक्टर इनपुट, जिसमें कि मेनली रॉ मटेरियल, ये चाहिए होगी। इतनी चीज़ें हैं तो आप कुछ बना सकते हैं। अब देखिए जो वैल्यू एडिशन होता है, राइट, अब जो वैल्यू एडिशन होता है, वैल्यू एडिशन जिसको कि हम लिखते हैं, कहते हैं VA, ठीक है। अब देखिए वैल्यू एडिशन किस पे होगा, रॉ मटेरियल पे। मान लीजिए किसी कंपनी ने रॉ मटेरियल परचेज किया तो वो उस रॉ मटेरियल पे ही तो वैल्यू, मतलब जो भी प्रोडक्शन हुआ वो रॉ मटेरियल के ऊपर हुआ, तो रॉ मटेरियल के ऊपर जो भी वैल्यू एडिशन हुआ वो इसी फैक्टर कॉस्ट के बराबर होता है, ठीक है। तो वैल्यू एडिशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। और ये फैक्टर कॉस्ट जो है ये कंपनी के पर्सपेक्टिव से है, लेकिन इस कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज हैं उनके पर्सपेक्टिव से ये क्या है, ये है फैक्टर इनकम। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रोडक्शन प्रोसेस में रॉ मटेरियल के ऊपर जो कुछ भी हम प्रोडक्शन करते हैं वो रॉ मटेरियल के ऊपर वैल्यू एडिशन होता है, और जो वैल्यू एडिशन होता है किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में
वो उस प्रोडक्शन प्रोसेस के फैक्टर कॉस्ट के बराबर होता है, और अगर हम फैक्टर कॉस्ट को ही एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो फैक्टर इनकम होता है। सो इन एनी प्रोडक्शन प्रोसेस वैल्यू एडिशन विल बी इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट विल बी इक्वल टू फैक्टर इनकम। इसीलिए मैं कह रहा था कि जब भी आप फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो आप एक्चुअली में उनका ग्रॉस वैल्यू एडिशन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप जब भी उनका ग्रॉस वैल्यू एडिशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो ग्रॉस वैल्यू एडिशन को आप इनकम पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला जीएनपी पढ़ाते समय यहाँ पर ये जो मैंने आपको समझाया इलस्ट्रेशन, ओके, इस इलस्ट्रेशन में मैंने इसीलिए कहा कि अगर ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है, अगर ए जो है ये कंपोनेंट इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी अगर नॉन रेजिडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सी वो सारी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस जिसे कि इंडियन नेशनल्स ओन करते हैं, तो ये कंपनी जो भी इनकम अर्न करेंगे, ठीक है, और इन कंपनीज का इनकम क्या होगा, ये जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं उसका जो वैल्यू, तो कंपनी सी जो है जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं, जीडीपी में हम एक्चुअली क्या मेजर कर रहे हैं, उनका ग्रॉस वैल्यू एडिशन, और ग्रॉस वैल्यू एडिशन को हम इनकम पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन में जो भी वैल्यू एडिशन हुआ है वो फैक्टर कॉस्ट के बराबर है, और फैक्टर कॉस्ट फैक्टर इनकम के बराबर होगा। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो भी इंडियन कंपनीज हैं इन्होंने जो इनकम अर्न किया है, ठीक है, या आप कह लिए इन्होंने जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू या इनकम इन्होंने जो अर्न किया है, इट इज़ अ सेम थिंग। द ओनली डिफरेंस इज कि आप किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। जब आप वैल्यू एडिशन के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो आप वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं, और अगर आप फैक्टर इनकम के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि इनकम अर्न बाय सी। तो इंडियन कंपनी जो भी इनकम अर्न करेंगी वो भारत में आएगा, भारत के अंदर जो भी विदेशी कंपनी है यानी जिसके ओनर्स विदेशी हैं वो इनकम भारत के बाहर जाएगा। तो नेट इनकम भारत में कितना आ रहा है, सी माइनस बी, और जो नेट इनकम भारत में आता है इसी को बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और जो हमारा जीएनपी होता है वो जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है, ठीक है। यानी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी वैल्यू है इनकम जनरेट हुई है उसमें से जो बाहर गया और हमारे देश में जो बाहर से आया, तो जो हम नेट वैल्यू एडिशन या नेट इनकम को जब जीडीपी में ऐड करेंगे तो हमें जीएनपी मिल जाता है, ठीक है। तो जब भी आप फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू की बात कर रहे हैं या जीडीपी मेजर की, तो आप एक्चुअली ग्रॉस वैल्यू एडिशन को ही मेजर कर रहे हैं। तो जीडीपी क्या होता है, आप देखिए, अगर वैल्यू एडिशन मेथड से मैं आपको जीडीपी समझाऊं तो जीडीपी क्या हो जाएगा, वेट अ सेकंड, लेट मी पुट इट इन ठीक है। देखिए, अगर मैं आपको देखिए जो जीडीपी होता है ना, किसी भी देश की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो जीडीपी होती है वो होती है सम ऑफ ऑल द ग्रॉस वैल्यू एडिशन। यानी कि एक कंपनी ने, मतलब मान लीजिए किसी एक फैक्ट्री ने जो भी ग्रॉस वैल्यू एडिशन किया, इस तरह से हम सभी फैक्ट्री का ग्रॉस वैल्यू एडिशन ऐड कर दें तो हमें अपनी इकॉनमी की जीडीपी मिल जाएगी। और ये ग्रॉस वैल्यू एडिशन कहाँ से आता है, तो इसे देखते हैं। हालांकि इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ नहीं समझाना चाह रहा था, पर ज़रूरी था लिंकेज बिल्ड करने के लिए। देखिए, जो भी ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता है ये होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी किसी कंपनी का जो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट है माइनस वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल।
या इसको बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट। तो मान लीजिए अगर किसी कंपनी का और ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है ना, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी, जैसे मान लीजिए कोई एक फैक्ट्री है जो ब्रेड बना रहा है, तो उस कंपनी वो ब्रेड की वो अपने जो भी उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो कैसे होगा कि मान लीजिए उसको ब्रेड बनाने पे रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट आई, ठीक है, तो वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट को जो फैक्टर कॉस्ट आई, जो भी डेप्रिसिएशन हुआ है और जो भी जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट को पे करने हैं, वो इन सारी चीज़ों को जोड़ देगा। यानी वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल प्लस जो भी फैक्टर कॉस्ट आया है टोटल, जो भी डेप्रिसिएशन हुआ है, सो आप समझ रहे हैं, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल या कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल प्लस फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये जुड़कर बनती हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। लेकिन हमें सिर्फ वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करना है, तो जब भी हमें वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करना है तो हमें जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसे हटानी पड़ेगी। इसीलिए किसी भी फैक्ट्री के जो आउटपुट होती है, जो वैल्यू ऑफ आउटपुट होती है, उसमें से जब भी हम वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल हटाते हैं तो हमें ग्रॉस वैल्यू एडिशन मिलता है। और जो जीडीपी होती है वो होती है सम ऑफ ऑल दी ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ठीक है। तो ये एक फैक्ट्री की ग्रॉस वैल्यू एडिशन, इसी तरह से हम सारे फैक्ट्री के ग्रॉस वैल्यू एडिशन को ऐड कर देंगे तो हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो और आप देखिए कि अभी तक जो भी हम जीडीपी, जीएनपी ये सब पढ़ रहे थे, ये सब हम मार्केट प्राइस पे पढ़ रहे थे। अब मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट ये सब क्या होता है, ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। बस अब यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा लेक्चर 17 और 18 को मिला के। सबसे पहले हमने पढ़ा था जीडीपी, ठीक है। दूसरा चीज़ हमने पढ़ा था एनडीपी, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। तीसरी चीज़ हमने पढ़ी थी जीएनपी, जो कि अभी हमने पढ़ा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, ओके। तो ये तीसरा कॉन्सेप्ट था। चौथा कॉन्सेप्ट, अगर हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन को हटाते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से अगर हम डेप्रिसिएशन को हटा देंगे तो ये हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। पांचवा हमने देखा कि जो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है ना, ये हमारे जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के बराबर होता है। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट है वो हमारे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए ट्रिकी बात क्या है कि ये सारा कैलकुलेशन अभी तक जो भी हम जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी दिख रहे थे ना, ये सब मार्केट प्राइस पे हैं। यानी जो भी हमने जीडीपी में जो भी हमने मनी, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट किया था ना, वो हमने मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट किया था। यहाँ भी ये सारी वैल्यू मार्केट प्राइस पे हैं, राइट। जीएनपी को भी हम अभी मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ भी मार्केट प्राइस होगा, यहाँ भी मार्केट प्राइस होगा, ये भी मार्केट प्राइस पे होगा, ये भी मार्केट प्राइस पे, ये भी मार्केट प्राइस और ये भी मार्केट प्राइस, ठीक है। तो सवाल ये है कि अब देखिए अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे। अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि यानी कि जो कुछ भी हम अभी तक कैलकुलेट कर रहे थे, जीडीपी, जीएनपी, ये सब हम मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे थे। और जब भी हम जीडीपी या जीएनपी से डेप्रिसिएशन को हटाते हैं तो हमें नेट वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। और डेप्रिसिएशन हमें क्यों हटाना पड़ता है, क्योंकि उस प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी वैल्यू एडिशन हुआ है, उस वैल्यू एडिशन में, ठीक है, वो वैल्यू एडिशन फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर इनपुट के बराबर है। लेकिन इस वैल्यू एडिशन में
अभी हमें डेप्रिसिएशन भी हटाना होगा, बिकॉज वैल्यू एडिशन तो हुआ, लेकिन जो भी इक्विपमेंट मशीनरीज का वियर एंड टीयर ही हुआ है उसे अगर हम इस ग्रॉस वैल्यू एडिशन से हटा देंगे तो नेट वैल्यू एडिशन मिलेगा। यानी ऊपर ये जो भी हमने लिखा था ना फॉर्मूला, कहाँ गया, ओके, ये जो हमने बात किया था ना कि वैल्यू एडिशन, ऑलराइट, ये जो हमने लिखा था कि वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू फैक्टर इनकम, ये जो वैल्यू एडिशन है ना ये ग्रॉस वैल्यू एडिशन है। अगर हमें नेट वैल्यू एडिशन निकालनी है तो इस ग्रॉस से हमें डेप्रिसिएशन को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू एडिशन हमेशा ग्रॉस, इसीलिए यहाँ पे जो भी फैक्ट्री की वैल्यू ऑफ आउटपुट है उससे जब भी रॉ मटेरियल की कॉस्ट हटाते हैं तो हमें ग्रॉस वैल्यू एडिशन मिलता है, और इस ग्रॉस से जब हम डेप्रिसिएशन हटाएंगे तब तो हमें नेट वैल्यू एडिशन मिलेगा, ठीक है। यानी नेट वैल्यू एडिशन क्या रिप्रेजेंट करेगा कि इकोनॉमी में ये नेट प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। यानी कि जो भी वैल्यू एडिशन हुआ उस वैल्यू एडिशन करने में जो भी फिक्स कैपिटल का कंजम्पशन हुआ है अगर हम उसको हटा दें तो हमने जो नेट वैल्यू एडिशन किया है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो नेट वैल्यू इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन। अगले लेक्चर में हम समझेंगे कि जो मार्केट प्राइस होता है, ठीक है, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और ये जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है ओके, और ये जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। सो मार्केट प्राइस इज फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो आप समझ रहे हैं। तो अभी तक हमने जो भी जीडीपी जीएनपी कैलकुलेट किया वो हमने मार्केट प्राइस पे किया है। मार्केट प्राइस से हम फैक्टर कॉस्ट तक कैसे अराइव करते हैं वो सारी एनालिसिस ये सब हम अगले लेक्चर में देखेंगे, और फिर इन्हीं सारी वैल्यूज़ को हम फैक्टर कॉस्ट पे निकालेंगे, राइट। तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, और बाकी जो भी एनालिसिस और रिलेशन है उसको हम लेक्चर नंबर 19 में देखेंगे। सो फॉर टुडे थैंक यू सो मच।